नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। थल में सड़कों की हालत खस्ता, दर्जन से अधिक स्थानों पर हो चुके हैं गड्ढे। सीएम के निर्देश के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। देहरादून में बिल्लाओ इनाम पाओ गीत मचा रहा है धमाल। सीएम धामी के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा ने गाया गाना, लोग कर रहे हैं काफी पसंद। ऋषिकेश में शराब सप्लायरों को महिलाओं ने रंगे हाथों पकड़ा और शराब के विरोध में महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस। नारसन में जुआड़ वाहनों के खिलाफ परिवर्तन दल की कार्रवाई। 22 वाहनों का काटा चालान, 2 वाहनों को किया गया जब्त। लक्ष्मण झूला में होटल रिजॉर्ट के प्रबंधकों को पुलिस ने दी चेतावनी। मानकों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई, काटा जाएगा चालान, मुकदमा होगा दर्ज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार विभाग इन निर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं, इसकी एक बानगी पिथौरागढ़ जिले के थल और बेरीनाग सड़क में देखने को मिल रही है। और इस सड़क में बने गड्ढे वाहन चालकों के साथ यात्रियों के लिए भी मुसीबत बने हुए हैं। वहीं 25 किलोमीटर लंबी थल बेरीनाग सड़क का रख रखाव का जिम्मा लोक निर्माण विभाग बेरीनाग के पास है और इस सड़क में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर काफ़ी बड़े गड्ढे हो चुके हैं। वहीं इस सड़क से हर दिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसका डर बना रहता है। वहीं इस सड़क से हर रोज अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क की दशा सुधारने को लेकर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। वहीं इस पर व्यापार संघ थल के अध्यक्ष बबलू सामंत का कहना है कि शीघ्र ही सड़क सुधारीकरण का कार्य नहीं किया गया तो विभाग के खिलाफ जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। थल बेरीनाग सड़क से हर रोज सैकड़ों वाहनों का आगमन होता है। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। अगर विभाग अपनी कार्यप्रणाली ठीक नहीं करता तो हम सभी क्षेत्रवासी विभाग के खिलाफ आंदोलन को बाध्य रहेंगे। और इसी के ऊपर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, क्योंकि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त होने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी आती हैं जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के नुमाइंदों पर सवालिया निशान खड़े कर देती हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो लगातार निर्देश दिए जाते रहते हैं लेकिन नुमाइंदों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। जी, एक माह पूर्व ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वो निर्देश धरातल में उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो पिथौरागढ़ जनपद है, हमारा पिथौरागढ़ जनपद के जो लाइव लाइन है सड़कें कहलाई जाती हैं, उसमें से एक थल बेरनाग सड़क है जो इन दिनों काफी खस्ता हाल चल रही है। सड़क में 1 दर्जन से अधिक जगह पर गड्ढे बन चुके हैं और एक गड्ढे कभी भी हादसे को दावत दे सकते हैं। लेकिन अर्जुन, देखा जाए तो सरकार की तरफ से लगातार निर्देश दिए जाते हैं, क्या जिला प्रशासन इस और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? जी, जो जिम्मेदार विभाग और जिला जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी सड़क से आवागमन प्रत्येक दिवस करते हैं, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं देखती है। सरकार का आदेश हवा हवाई होता नजर आ रहा है। अर्जुन, देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो सड़कों का जब निर्माण होता है तो उसमें अगर गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए तो शायद सड़कें लंबे समय तक टिकें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क में कहीं गड्ढे हैं तो कहीं गड्ढे में सड़क नजर आ रही है। क्या जो गुणवत्ता का पैरामीटर है, जो मापतौल है, क्या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है सड़कों के निर्माण के समय में? जी, स्वाभाविक विषय है ये भी। सड़क के निर्माण के टाइम पे भी गुणवत्ताओं के साथ ध्यान नहीं दिया जाता विभागीय अधिकारी द्वारा और मन मर्जी से निर्माण कार्य किया जाता है। वही उसी का खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ता है बाद में।
तो अब किस तरीके से जनता के अंदर आक्रोश देखने को मिला है? जी, जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं यहाँ पे बबलू सामंत जी, उनका कहना है कि अगर अतिशीघ्र विभाग द्वारा सड़क को ठीक नहीं किया गया तो उनके द्वारा स्थानीय जनता के साथ विभागीय अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा प्रदेश के विभिन्न समस्यात्मक मुद्दों को लेकर अपने गीतों के माध्यम से राज्यवासियों को जागरूक करते रहते हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा कई गीत गाकर प्रदेश की जनता को ज्वलंत मुद्दों को लेकर जागरूक किया था। वहीं अत्यधिक व्यस्तता के बाद भी भूपेंद्र बसेड़ा समाज को जागरूक करने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और जिसकी प्रदेश की जनता चहुओर प्रशंसा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा ने राज्य कर विभाग उत्तराखंड बिल लाओ इनाम पाओ योजना को लेकर गीत के माध्यम से प्रदेश की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। भूपेंद्र बसेड़ा का ये गीत इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बिल लाओ इनाम पाओ योजना को लेकर भूपेंद्र बसेड़ा का गाया हुआ ये नया गाना। कुछ भी खरीदो माल जी, बिल कटवाओ तत्काल ही। पक्का बिल अब लॉटरी है, आई योजना कमाल की। जागो ग्राहक जागो, भाग्य आजमाओ। जागो ग्राहक जागो, भाग्य आजमाओ। बिल लेके आओ, इनाम लेके जाओ। बिल लेके आओ, इनाम लेके जाओ। बिल लाओ, इनाम पाओ। जीएसटी बिल लाओ, इनाम पाओ। बिल लाओ, इनाम पाओ। जीएसटी बिल लाओ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और शिवाजी नगर के गली नंबर 25 में शराब की अवैध बिक्री रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। महिलाओं के हंगामे के बाद से पुलिस ने शराब तस्कर कमल अधिकारी को शराब सहित गिरफ्तार किया है, मगर जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से शराब बिक्री का कारोबार शुरू कर दिया है। यही नहीं, आपको बता दें कि शराब की डिमांड पूरी करने के लिए 2 स्कूटी पर 2 शराब सप्लायर भी शराब की पेटियों के साथ कमल अधिकारी के घर पहुंचे और नजारा देख क्षेत्र की महिलाओं का पारा चढ़ गया। वहीं महिलाओं ने फिर से हंगामा करते हुए शराब का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध होता देख कमल अधिकारी भविष्य में शराब का धंधा नहीं कहने की बात भी महिलाओं से कहता हुआ नजर आया और इस दौरान दोनों शराब सप्लायर भीड़ को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद कोतवाली के एसएसआई दर्शन सिंह काला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कमल अधिकारी के घर की तलाशी भी ली, मगर पुलिस को शराब बरामद नहीं हुई। हालांकि एक ताला लगे कमरे को पुलिस नहीं खुलवा पाई। वहीं महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो वह मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। वहीं दर्शन सिंह काला ने बताया कि दोनों स्कूटी पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं और मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि क्षेत्र में शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। अभी 2 जने आए हैं बाइक पे, स्कूटी पे, और हमने उसकी गाड़ी रोक ली है और उसके बाद भी उन्होंने भी अंदर रखी है। अंदर रखने के बाद हमने गाड़ी रोकी, उनको जाने नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है ना। उन्होंने वो गायब कर चुकी है अंदर से। हम अंदर भी गए, हमें मिली नहीं वो। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ताला खुलवाने की कोशिश करी है। ये कहने लगे कि इसमें किराएदार रहते हैं, पर किराएदार कोई नहीं है वहाँ पे। बस खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ दीपक नारंग हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, शिवाजी नगर गली नंबर 25 में जो शराब बिक्री का मामला है ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां एक दिन पहले ही महिलाओं ने इस मामले में काफी हंगामा किया था, उसके बाद पुलिस एक्शन में जरूर आई और जो कमल नाम का वहाँ पे जो शराब बिक्री करता है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और उसके कब्जे से 1.5 पेटी शराब की बरामदगी भी दिखाई। मगर एक ही दिन के अंदर वह जमानत लेकर फिर से बाहर आ गया और उसने फिर से शराब की बिक्री का काम शुरू किया। और इस दौरान देखने में ये आया है कि वहां पर 2 स्कूटी पर 2 सप्लायर शराब की पेटियां लेकर मौके पर पहुंचे और जब यह नजारा वहां आसपास की महिलाओं ने देखा तो उनका पारा फिर चढ़ गया और गुस्से में भड़क गई और उन्होंने वहां पे सप्लायरों को भी पकड़ लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। और सप्लायर जो है महिलाओं के आगे हाथ पैर जोड़ते नजर आए कि इस बार हमें जाने दें, हम आगे से नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कमल जो शराब
बिक्री करने वाला है वह खुद यह कहता हुआ नजर आया महिलाओं को कि आज रहने दो, आज के बाद काम नहीं करेंगे। लेकिन महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर था और इस भी सूचना पाने के बाद पुलिस और एसएसआई दर्शन सिंह काला खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिलाओं से अधिक जानकारी जुटाई। महिलाओं ने शराब के जो ठिकाने थे वो भी पुलिस को दिखाए। हालांकि पुलिस ने जब छापेमारी की तो उस दौरान जो है शराब बरामद वहां पे नहीं हुई और जो पकड़े गए थे वहां पे सप्लायर वो भी जो है भीड़ की आंखों में वो चकमा देकर के वहां से फरार हो गए। तो ये अपने आप में बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस प्रकार से बार बार एक ही जगह पे शराब बिक्री का मामला सामने आ रहा है और महिलाएं जो है लगातार विरोध कर रही है। महिलाओं ने साफ कहा है कि मोहल्ले के अंदर किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री वे नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर उन्हें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा तो वह भी इससे पीछे नहीं हटेंगी। देखिए, कल इस बात को लेकर बवाल हुआ था दीपक, और आज पुलिस ने कार्रवाई की है। जी बिल्कुल सही है, कल भी बवाल हुआ था, आज फिर से इसमें हंगामा हुआ है और अब पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि वो शाम के समय पे वहां पे अपनी गश्त को बढ़ाएगी और जो ठिकाने महिलाओं ने दिखाए हैं पुलिस वहां पर लगातार निगरानी करेगी। अगर फिर से शराब बिक्री का मामला पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस इसमें एक्शन लेगी। लेकिन पुलिस का कहना भी यही है कि शराब बिक्री में जो धारा 60 लगती है उसमें केवल गिरफ्तारी का प्रावधान है और जमानत उसमें सेम डे भी कई बार और अगले दिन मिल जाती है। तो उसके बाद अगर वो फिर से वो शराब की बिक्री या तस्करी में संलिप्त होता है तो फिर दोबारा उसमें गिरफ्तारी पुलिस करेगी। इससे ज्यादा पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे में सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने जो अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों से 2025 तक उस राज्य को जो है नशा मुक्त बनाने का जो लक्ष्य दिया है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार को जो है सख्ती दिखाने की जरूरत, क्योंकि धारा 7 में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पे पूर्ण रूप से रोक लगाना संभव नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से यह नजारा देखने में आया है कि तस्कर एक बार गिरफ्तार होता है और वो जमानत पर छूटकर फिर धंधे में लिप्त हो जाता है, तो ऐसे तो न जाने कितने उसमें मुकदमे दर्ज हो जाएंगे और वो कारोबार को करता रहेगा और पुलिस और आबकारी विभाग इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरकार को इसमें जो है अब जो धारा 60 है उसमें कड़ाई से कुछ बदलाव करने की जरूरत इस समय महसूस की जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जरूर पुलिस ने की है। साथ ही अब महिलाओं का किस तरीके से यहाँ पर जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तो महिलाओं का जिस तरीके से विरोध करने का जो तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री नहीं होगी, अब तो कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई करती है। अब महिलाओं का क्या कुछ रिएक्शन है, क्या वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रही हैं? देखिए, महिलाओं का ये साफ कहना है कि ठीक है पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, अच्छी बात है, लेकिन वो तो बिक्री अभी भी हो रही है। क्या इसी प्रकार से रोज महिलाएं विरोध करें, रोज उसकी गिरफ्तारी हो, यह भी संभव नहीं है। तो महिलाओं का कहना यह है कि पुलिस को इस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए कि गली मोहल्ले के अंदर जो शराब बिक रही है, चाहे वो शिवाजी नगर हो या किसी भी क्षेत्र हो, वहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि शराब बिक्री का जो दुष्प्रभाव है वो छोटे छोटे बच्चों पे पड़ता है। वो इस नजारे को देखते हैं और अड़ोस पड़ोस के लोगों के घरों में लोग जो है वो घुस जाते हैं जिनको शराब चाहिए होती है। हालांकि इन दिनों में देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड की मित्र पुलिस जगह जगह स्कूलों में जा रही है और वहां पे जाके नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक कर रही है और छात्रों को ये भी कहती है अगर कोई नशा करता है या बेचता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दे, उनका नाम पता गुप्त रखा जाएगा और पुलिस कार्रवाई करेगी। जहां इतनी बड़ी कार्रवाई और दावे पुलिस करती है, वहीं इस प्रकार से ये मामला सामने आने के बाद जो है कई प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इस प्रकार से जो बिक्री हो रही है पूर्ण प्रतिबंध कैसे लगे। क्योंकि पुलिस तो यह कह के अपना पल्ला झाड़ रही है कि धारा 7 में हमारे पास गिरफ्तारी का प्रावधान है और हम गिरफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जमानत दे देता है, वो फिर सम्मिलित हो जाता है, हम फिर गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन ये तो ऐसे ही काम चलता रहेगा तो शराब की बिक्री पर आखिरकार अवैध शराब की जो बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध कैसे लगेगा, ये अपने आप में सवाल है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को इसमें अब संज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो एक मामला था जो उजागर हो गया है, लेकिन और भी कई ऐसे मामले होंगे जो अभी तक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये शराब कारोबारी शराब की बिक्री कर रहे होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड परिवहन आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में परिवर्तन दल नारसन ने मंगलोर नारसन क्षेत्र में संचालित जुगाड़ वाहनों के विरुद्ध परिवर्तन दल ने कार्रवाई करते हुए 2 जुगाड़ वाहनों को काटकर इंजन अलग कर वाहन चालकों को भविष्य में इस प्रकार के वाहनों को संचालित न करने की हिदायत दी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रवर्तन दल नारसेन ने 22 वाहनों का चालान कर 2 वाहनों को भगवानपुर थाने में बंद भी किया है। परिवहन कर अधिकारी अनिल सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि सचल दल चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान ये कार्रवाई की गई है और इस तरीके की कार्रवाई प्रतिदिन की जाती है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और पुलिस के कई बार जागरूक करने के बावजूद भी होटल, रिसोर्ट और धर्मशालाओं के प्रबंधक पुलिस के टिप्स पर अमल करने को तैयार नहीं है और इसलिए पुलिस ने नियमों के उल्लंघन करने वाले प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत जितने भी होटल, रिसोर्ट और धर्मशाला हैं, यदि उनमें अब मानकों का पालन होता नहीं मिला तो प्रबंधकों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और तत्काल चालान काट जुर्माना तो लगाया जाएगा, साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं लक्ष्मण झूला थाने के इंस्पेक्टर विनोद गुसाई ने प्रबंधकों से होटल, रिसोर्ट और धर्मशाला में सीसीटीवी कैमरे लगाने, कर्मचारियों का सत्यापन कराने, साथ ही आने वाले पर्यटकों के आईडी कार्ड लेने और पर्यटकों के मोबाइल नंबर का खुद ही भौतिक सत्यापन करने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाने के इंस्पेक्टर विनोद गुसाई अपनी पूरी टीम के साथ लगातार होटल, रिसोर्ट और धर्मशालाओं की चेकिंग करने में लगे हुए हैं। साथ ही चेकिंग के दौरान प्रबंधकों को नियमों की जानकारी और टिप्स देकर जागरूक भी किया जा रहा है। चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर से आप सबको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट अब बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार ऐतिहासिक रही है चार धाम यात्रा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा ने नया कीर्तिमान भी रचा है। यात्रा में आमदनी से व्यवसायियों के चेहरे पर रौनक आई है। साथ ही सीएम धामी ने दी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। 48 लाख यात्रियों ने किए हैं चार धाम के दर्शन। राज्य सरकार द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के चलते यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि चारों धामों के कपाट बंद हो गए हैं और अब आपको बता दें कि इस बार ऐतिहासिक रही है चार धाम यात्रा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा ने नया कीर्तिमान रचा है। यात्रा में आमदनी से व्यवसायियों के चेहरे पर रौनक भी देखने को मिल रही है। तो चारों धामों के कपाट अब फिलहाल बंद हो चुके हैं और इसी बीच आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में चार धाम यात्रा ऐतिहासिक रही है। 48 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम अपडेट्स के साथ कमल जी, देखा जाए तो इस बार की चार धाम यात्रा पिछले कई सालों से ऐतिहासिक रही है। हालांकि 2 साल के कोरोना काल के बाद ये यात्रा सुचारू हुई थी, लेकिन अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि 48 लाख श्रद्धालु उसमें दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। हाँ दीक्षित, कहें तो कल 19 नवंबर थी और कल अंतिम अगर कहें तो भगवान बद्री विशाल का कपाट भी कल बंद हो गया। और इससे पहले अक्टूबर में अगर हम बात करें तो पहले हेमकुंड साहिब कपाट बंद हुए, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, और अब कल ही अगर हम बात करें तो शनिवार को 3:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है वो बंद हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है इस बार कहें तो ऐतिहासिक इस बार जो आंकड़ा था 48 लाख को पार कर चुका है। और सबसे बड़ी बात है 2019 की अगर हम बात करें सर्वाधिक रहा, 34 लाख लोग यहाँ पर इस यात्रा पर आए थे, चारों धाम की यात्रा पर। लेकिन इस बार अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो 48 लाख का आंकड़ा है उसमें सबसे बड़ी कोरोना की जो 2 साल की अगर हम बात करें 20 और 21, एक कोरोना ऐसी महामारी आ गई थी जिसकी ऐसी गाइडलाइन थी कि यहाँ पर सभी चाहे धार्मिक स्थल थे कहीं थे, उनको एक तरह से वहां पर लोगों को ना के बराबर आ दिया, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन तैयार की गई थी कि जिससे यात्री कम से कम यात्रा पर यहाँ पर आए और भीड़ भड़ाका ना हो। क्योंकि कोरोना में भीड़ भड़ाके को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और ऐसे किया गया था कि लोग कम संख्या में पहुंचे। तो इसका नतीजा ये भी देखने को मिला कि इस बार यहाँ पर 48 लाख लोग यात्री यहाँ पर पहुंच गए। और कहें तो लगभग 50 लाख से 2 लाख की कमी अब रह गए। और कुल मिला के जो 2 साल में लोगों की आर्थिक गतिविधि थी वो कहीं ना कहीं बहुत खराब रही, क्योंकि जब यात्रा नहीं चली, क्योंकि अधिकतर लोग जो यात्रा पे डिपेंड है उनके व्यवसाय पे बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उनके आर्थिक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अब इस बार यात्रा में पट्टी हुई नजर पे आई है और लोगों को एक बड़ी राहत सी मिली है, क्योंकि इतना संख्या में अधिक यहाँ तीर्थ यात्री आया है जिससे जो लोगों के
व्यवसाय जो काफी उजड़ से गए थे और अब दोबारा से कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पे हंसी दिखाई दिया। और लोगों का यही कहना है कि जो इस बार की यात्रा रही ऐतिहासिक रही और जो हमारे 2 साल का जो हमारा नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई इस वर्ष यात्रा में जरूर हुई है। लेकिन देखिए कमल जी, जब ये यात्रा शुरू हुई थी कई अवस्थाओं का जिक्र हुआ था, कई अवस्थाएं सामने आई थी। हालांकि उसके बाद से लगातार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला तो अव्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर दिया गया। जो भी पर्यटक थे उनको फिलहाल कोई परेशानी सामने नहीं आने दी सरकार ने। हाँ दीक्षित कहें तो क्योंकि एक संख्या जो थी वो कहीं ना कहीं इतनी अधिक संख्या में लोग आ गए और जैसे ही कपाट खुले, अगर मई की हम बात करें तो मई और जून में इतनी अधिक संख्या में आ गए जो व्यवस्था में कहीं ना कहीं का असर जरूर पड़ना था। क्योंकि जैसे हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब की बात करें तो वह एक सीमित संख्या में ही लोगों की रहने की व्यवस्था होती है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में आ गए कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं जो थी वो चरमरा सी गई। तो उसको धीरे धीरे प्रयासों से धीरे धीरे तय किया गया कि कितने लोग वहां रह सकते हैं, कितने लोगों को यहाँ लाया जाए। और सबसे ज्यादा ऑनलाइन एक सिस्टम पंजीकरण का सिस्टम रखा गया कि आप पंजीकरण करा के ही यात्रा पर आए। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का सुविधा भी हुई, लेकिन धीरे धीरे वह सुविधा भी सुविधा में बदल गई। क्योंकि अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री बात करें तो फिर सरकार ने एक आंकड़ा फिक्स किया था कि बद्रीनाथ में 15 से 16,00,000 लोग आ सकते हैं पर डे, केदारनाथ में 14,000 आ सकते हैं, गंगोत्री में 5 से 7,000 लोग आ सकते हैं। क्योंकि उन जगह इतनी रहने की व्यवस्था नहीं थी। जब इतनी संख्या में 10-15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था और आ जाए एकदम 30-40,000 तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं खराब होती जा रही थी। तो फिर सरकार ने एक आंकड़ा फिक्स किया कि इन जगहों में इतने लोग आएंगे और एक पंजीकरण अनिवार्य किया गया कि आप पंजीकरण करके आएंगे। जो पंजीकरण नहीं किया है जिन्होंने वो नहीं आ पाएंगे। तो धीरे धीरे असुविधा भी हुई, पर धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि लोगों असुविधा जो है सुविधा में बदल गई और हर लोगों को आराम से धीरे धीरे दर्शन भी होने लगे। भले ही कहीं लोगों को दिक्कतें आई क्योंकि लोगों को वेटिंग करना पड़ा कि लोगों को पंजीकरण नहीं हो पा रहे हैं, वेटिंग करनी चल रही है, अभी 2 दिन रुकना पड़ेगा, 3 दिन रुकना पड़ेगा। तो ये दिक्कतें जरूर आई है। लेकिन मई और जून भले ही रश था, लेकिन फिर जुलाई अगस्त जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कहे तो वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आए हैं कि यात्रा भी लोग पहुंचे हैं, लोगों ने आराम से भगवान के दर्शन भी किए और व्यवस्थाएं भी पूरी से दुरुस्त नजर आई। कमल जी देखिए, बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो जब यात्रा शुरू हुई थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर थी। क्योंकि इससे पहले वो पहली यात्रा थी उनके कार्यकाल में और इससे पहले भी उन्होंने कभी यात्रा के दौरान एज आ मुख्यमंत्री नहीं काम किया था। और बात की जाए तो उनके लिए जैसे ही उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली, एक तरफ सरकार का गठन तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा। हालांकि उन्हें एक अनुभव नहीं था, लेकिन जैसे ही यात्रा सुचारू हुई उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए नजर आए। हाँ दीक्षित कहे तो जब यात्रा काल शुरू होता है तो उससे पहले कहीं ना कहीं अधिकारियों की लगातार मीटिंगें होती रहती हैं, चाहे वो टूरिज्म अपने लेवल पे करे, कमिश्नर अपने लेवल पे करे, डीएम अधिकारी अपने करे, मुख्यमंत्री सब मीटिंग करे, पर्यटन मंत्री ने मीटिंग करी। तो पहले भी तैयारी जरूर की गई थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में और एकदम लोग इकट्ठे इतने लोग आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो जैसे जैसे व्यवस्थाएं होती है या जिस परेशानी में दिक्कत लोगों पर हुई उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो समय समय पर उसका निस्तारण किया गया ताकि लोगों को यात्रा पे भी जा सके और व्यवस्थाओं का बोलबाला ना हो और यात्रा भी सुलभ हो सके। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था की गई। और कहें तो स्वयं मैं भी अगर कहूँ तो प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर बद्री केदार की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वयं यहाँ पर अक्टूबर माह में आए थे। तो कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाएं होती है, पर जब ज्यादा संख्या हो जाती है लोगों की, जहां अगर हम कहें 100 की रहने की जगह एकदम 150-200 आ जाएंगे तो व्यवस्थाएं होंगी। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला कि इन चीजों में परेशानियां है तो उसको हल किया गया, फिर पता चला इनमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसका निस्तारण किया। तो धीरे धीरे जरूर हुआ, पर कुल मिला के अगर हम लास्ट में कहें तो सारी व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी था, इसका असर जरूर दिखाई दिया। और यही आप आ रहा था कि 34 लाख का जो एक आंकड़ा था वो 48 लाख तक पहुंच गया। तो उससे सभी कहता है कि सरकार को भी मिला, वहां पर जो व्यापारी थे उनको फायदा मिला, घोड़े खच्चर को फायदा, जो चलते थे उनको फायदा मिला, दुकानदारों को इसका लाभ मिला, जो मोटर गाड़ी वाले हैं उनको लाभ मिला, हेलीकॉप्टर की सेवा को
काफी अच्छी उनको भी आमदनी का एक जोड़ा बताया जा रहा है कि कुल मिला के जो इस बार लगभग कहें तो 400 से 500 करोड़ रुपए का व्यापार इस चारों धाम की यात्रा में यहाँ पर हुआ है। चलिए कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो चारों धाम के कपाट फिलहाल अब बंद हो चुके हैं और बात की जाए तो इस बार ऐतिहासिक रही है चार धाम यात्रा। सीएम धामी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा ने इतिहास रचा है और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो वहीं यात्रा में आमदनी से व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी की लहर भी यहां पर अब देखने को मिल रही है। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि 48 लाख यात्रियों ने चार धाम के दर्शन इस बार किए हैं। राज्य सरकार द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के चलते यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। अब फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।